हमने बेटा इसके पहले वाले लेक्चर में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या तो मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है ये देखा था। अब बच्चा लोग आपका ये जो चैप्टर है चैप्टर 12 थर्मोडायनेमिक्स, बच्चा इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है जिसके बारे में हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना है एंड एक्चुअली उसी के इर्द गिर्द जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन कौन सी चीजें हैं। एक तो है हीट, हमारी मार्कर भी लाइट है, हीट, वर्क डन, इंटरनल एनर्जी, सीपी एंड सीवी। बड़ा इनसे ज्यादा दूर कोई जगह नहीं जाएगी। और एक तीसरी चीज आती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्लियर बच्चा लोग, जो जो चीज हम पढ़ चुके हैं उसको फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बट अगर मैं हीट की बात करूं, हीट देखिए इस चीज के लिए एक चीज याद रखना, चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर सिर्फ वर्क डन के साइन में फर्क आता है, बाकी किसी के भी साइन में या वैल्यू में या कॉन्सेप्ट में फर्क नहीं आएगा। बट इसका वर्क डन का भी कॉन्सेप्ट वही है, आज हम देखेंगे उस चीज को। अच्छा अगर मैं हीट की बात करूं तो बेटा अगर मैं हीट दे रहा हूं, हीट गिवन टू दी सिस्टम, या तो आप कह सकते हैं हीट गेन्ड बाय सिस्टम। अगर आप किसी सिस्टम को हीट दे रहे हैं, उसको मिल रही है, तो उस समय बेटा हीट प्लस में हो जाएगी उस समय हम हीट को पॉजिटिव लेंगे। देखो अभी तक जितनी भी फॉर्मूलाज हमने पढ़ी थी उसके अंदर अगर कैलकुलेशन के हिसाब से प्लस माइनस आता है तो हम लेते हैं, बट बेटा यहां पे साइन कन्वेंशन है जो आपको याद रखना है कि अगर हीट दी जा रही है तो पॉजिटिव, और अगर बेटा हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम, अगर आप सिस्टम से हीट ले रहे हैं, हीट लेना मतलब उसको ठंडा करना, या तो आप कह सकते हैं हीट लॉस्ट बाय सिस्टम। अगर ये चीज है तो बेटा उस समय हम हीट को नेगेटिव में लेंगे। अच्छा हीट की फॉर्मूला क्या होती थी बेटा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखी है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, बोलो है कि नहीं? क्या मैं यहां से हीट की फॉर्मूला बना सकता हूं? अच्छा हमने लास्ट टाइम बेटा यहां पे n देखा था, नंबर ऑफ मोल्स, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो हम उसी को लेके चलेंगे। सो n C डेल्टा T, ये हो जाएगी हीट की फॉर्मूला। अब बेटा इस बार या तो हम यहाँ पे V रखेंगे या तो हम यहाँ पे P रखेंगे। पता है ना आपको ये फॉर्मूला कब वैलिड है? जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगी, वॉल्यूम कांस्टेंट। और बेटा ये फॉर्मूला कब होगा? जब प्रेशर कांस्टेंट होगा। एम आई राइट? पक्का? अच्छा अभी CV कहां से आएगा? अगर मैं CP CV की बात करूं तो बेटा CV की फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम देखी थी F/2R, याद है कुछ? F/2R, ये हमने CV की फॉर्मूला देखी थी। नहीं अगर आपको याद हो तो प्लीज इसको याद कर लेना। अच्छा मुझे अगर CP चाहिए हो तो CP देखो बच्चा लोग, कोई भी गैस हो, कोई भी गैस हो, कोई भी टेम्परेचर हो, कोई भी कंडीशन हो, CV चेंज नहीं होगा या CP चेंज नहीं होगा। इसकी ये फॉर्मूला 100% वैलिड है हर कंडीशन में। हाँ अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है बेटा? डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने देखा था मोनो एटॉमिक के लिए, डाई एटॉमिक के लिए एंड पॉली एटॉमिक के लिए। मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, डाई एटॉमिक के लिए 5 होता है एंड पॉली एटॉमिक के लिए 6 होता है। क्लियर? अच्छा तो बच्चा CP की बात करूं तो हमने एक रिलेशन देखा था CP माइनस CV इज इक्वल टू R, जहां पे बेटा R क्या था? R था गैस कांस्टेंट और इसकी वैल्यू है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। या तो बेटा R को हम कैलोरी में भी दे सकते हैं, 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। ठीक है, कुछ नहीं है बेटा, कन्वर्जन किया है। कन्वर्जन मैंने लास्ट टाइम बताया था ना आपको, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.182 जूल। ये रिलेशन से आप किसी भी कैलोरी और जूल को आपस में कन्वर्ट कर सकते हो।
ठीक है। अच्छा अब बेटा अगर मैं इसका यूज करके Cp निकालना चाहता हूं, Cp इज इक्वल टू ये वहां भेज दो, तो R प्लस F/2R, R प्लस F/2R, यहां से R कॉमन निकाल लो, क्या बचा 1 प्लस F/2। सो बेटा आप Cp चाहो तो यहां से निकाल सकते हो, चाहो तो Cp डायरेक्टली यहां से निकाल सकते हो। क्लियर? सो हमने हीट की बात कर ली, हमने Cp की बात कर ली, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, इनकी बात हो गई। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं U। U है बेटा इंटरनल एनर्जी। क्या होता है ये इंटरनल एनर्जी, चलिए देखते हैं। ओके अब अच्छा लोग बात करते हैं इस U के बारे में, जिसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। बेटा एक्चुअली इंटरनल एनर्जी की कोई फॉर्मूला नहीं होती है, जो फॉर्मूला होती है वो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। किसकी? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बेटा इंटरनल एनर्जी पे पूरा हमने एक लेक्चर किया हुआ है, ठीक है, तो अभी हम पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसकी फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। बेटा इसकी फॉर्मूला हमने एंड में देखी थी, NF/2R डेल्टा T। अच्छा इंटरनल एनर्जी होता क्या है बेटा? टोटल पोटेंशियल एनर्जी, आप कह सकते हैं टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम व्हेन सिस्टम इज एट रेस्ट, जब सिस्टम रेस्ट पे है और जब सिस्टम के आसपास कोई भी ग्रेविटेशनल फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, उस समय उसकी जितनी भी एनर्जी है उसी को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। बेटा इंटरनल एनर्जी जो है वो मॉलिक्यूल्स की वजह से बनती है। मॉलिक्यूल्स यहाँ वहाँ चल रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं अपनी दिशा में, तो उन सब के वजह से ये इंटरनल एनर्जी बनती है। उसकी फॉर्मूला ये है, इसका डेरिवेशन भी हमने उस दिन देखा था। क्लियर? अच्छा अब बेटा एक बात सुनो, ये F/2R ये कहीं पे देखा देखा लग रहा है बेटा? अभी हमने Cv की बात की थी, F/2 इंटू R। क्या मैं इसके बदले ऐसा लिख सकता हूं NCV इंटू डेल्टा T? यस और नो? यस। तो ये है इंटरनल एनर्जी की फॉर्मूला, आपको यहां से याद रखनी है इंटरनल एनर्जी। अच्छा अब इंटरनल एनर्जी भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। देखो बच्चा लोग एक चीज याद रखना कि ये जो इंटरनल एनर्जी है ना, ये एक स्टेट फंक्शन है। कैसा फंक्शन है बेटा? स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब होता है कि इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन स्टेट ऑफ सिस्टम, इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। देखो बच्चे लोग सपोज करो कि कोई सिस्टम ए है जिस पे आप प्रेशर लगा रहे हो, उसका वॉल्यूम भी अप डाउन चेंज हो रहा है और वो पहुंच गया बी तक। मतलब यहां की कंडीशन कुछ अलग है और यहां की कंडीशन कुछ अलग है। अब यहां से यहां आने के लिए आप कौन सा रास्ता चूज कर रहे हो? देखो रास्ता चूज करने का मतलब है कि मान लो कि अगर मुझे लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है, तो या तो मैं उसको ठंडा कर सकता हूं या तो मैं उस पर प्रेशर लगा सकता हूं। आपने पढ़ रखा है ना 9th में, प्रेशर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स पास में आते हैं तो लिक्विड सॉलिड में चेंज हो सकता है। मतलब हमारे पास एक से ज्यादा रास्ते हैं। अब मैं ए से बी यहां से जाऊं, यहां से जाऊं या यहां से जाऊं, कोई भी मेथड यूज करो, कोई भी मेथड यूज कर लूं, बेटा जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल ही रहेगा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप कैसे चेंज कर रहे हो। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? इसीलिए इसको कहा जाता है दैट इट इज अ स्टेट फंक्शन। ये सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करता है, इनिशियल कंडीशन एंड फाइनल कंडीशन। कैसे वहां तक पहुंच रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अब बच्चे लोग, अब सीधी सी बात है कि अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, सो इट इज ऑब्वियस कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगा, है ना? बड़ा माइनस छोटा।
अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर रही है, कम हो रही है, सो छोटा माइनस बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब चेंज इन इंटरनल कैसा हो जाएगा बेटा? नेगेटिव। ओके, तो सबसे पहले हमने हीट के बारे में बात की थी। हीट अगर देंगे तो पॉजिटिव, हीट अगर लेंगे तो नेगेटिव। इसमें अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव, डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन आपको याद रखना है। क्लियर कर दो। अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ वर्क डन की। तो बेटा वर्क डन क्या हो जाएगा यहां पे? मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफरिंग हीट। हीट ट्रांसफर करने का एक मैकेनिकल तरीका। बेटा इसकी फॉर्मूला याद रखना, इसकी फॉर्मूला होती है P डेल्टा V। अब बेटा इधर थोड़ा सा बदलाव आता है केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर। केमिस्ट्री के अंदर आपने यही फॉर्मूला देखी होगी, लेकिन -P डेल्टा V देखी होगी, यस और नो। लेकिन बेटा फिजिक्स के अंदर हम माइनस नहीं लगाते हैं। क्यों ऐसा? बेटा यहाँ पे कॉन्सेप्ट अलग नहीं है। आप ऐसा मत समझना कि केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट और फिजिक्स का कॉन्सेप्ट अलग है, नहीं, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन दोनों की आइडियोलॉजी में फर्क है, सोच में फर्क है। क्या सोच में फर्क है वो समझने के लिए आओ थोड़ा एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। बेटा मान लो कि मैंने यहाँ पे कोई बीकर लिया है और उस पर कोई गैस भर रखी है, कोई भी एक गैस है, और बेटा मैंने यहाँ पे ना एक पिस्टन कनेक्ट कर दिया है। पिस्टन पता ना क्या होता है? ठीक है, नाउ व्हाट आई एम डूइंग, बेटा इसको मैं हीट कर रहा हूं या कुछ ना कुछ प्रोसेस कर रहा हूं। अगर वो प्रोसेस करने पे या तो दो चीज होगी, अगर मैं इसको हीट करूंगा तो ये गैस एक्सपांड होने की कोशिश करेगी, अगर मैं इसको ठंडा करूंगा तो गैस कॉन्ट्रैक्ट कंप्रेस होने की कोशिश करेगी। मान लो कि इस समय गैस एक्सपांड हो रही है। बेटा अगर गैस एक्सपांड करेगी तो सीधी सी बात है कि ये ऊपर की तरफ पिस्टन को मूव कराएगा, है कि नहीं? मतलब बेटा यहाँ पे हो क्या रहा है, जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। देखो फॉर्मूला क्या है? प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। ये P का मतलब है बेटा यहाँ पे प्रेशर, और डेल्टा V का मतलब है चेंज इन वॉल्यूम। तो बेटा अगर ये एक्सपांड होगा तो सीधी सी बात है इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अब बेटा अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो सीधी सी बात है कि ये टर्म पॉजिटिव रहेगा। चेंज इन वॉल्यूम मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है, तो इस समय वर्क डन आ जाएगा पॉजिटिव। अब मान लो कि इसी सिस्टम के अंदर ये पूरी गैस हमने फिलअप कर रखी है, इसी सिस्टम के अंदर बेटा ये गैस कंप्रेस हो रही है। क्या हो रहा है आपकी बात? गैस कंप्रेस हो रही है। बेटा अगर गैस कंप्रेस होगी तो सीधी सी बात है ये पिस्टन नीचे आएगा। नीचे आएगा मतलब बेटा ये जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। बेटा अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा सो चेंज इन वॉल्यूम माइनस हो जाएगा, सो वर्क डन भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है बेटा, केमिस्ट्री में भी यही कॉन्सेप्ट है कि या तो गैस एक्सपांड होगी या तो गैस कंप्रेस होगी। अब फर्क कहां आ रहा है? क्यों केमिस्ट्री और फिजिक्स में ये साइन का हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव लेके चलते हैं और केमिस्ट्री यहाँ पे माइनस लेके चलता है। अब अगर माइनस लेगा तो इस समय वो माइनस हो जाएगा और इस समय वो प्लस हो जाएगा। बेटा केमिस्ट्री क्या दिखता है कि जो भी चेंज हो रहा है वो क्या चेंज हो रहा है। भाई केमिस्ट्री क्या बोलता है, जाओ लैब में जाओ, इसको इससे मिलाओ और देखो क्या चेंज हो रहा है। लेकिन फिजिक्स, बड़ा फिजिक्स डील करता है कि वो जो बदलाव हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, क्या सराउंडिंग में उसके पास चीजें हैं। दोनों की आइडियोलॉजी में फर्क है। केमिस्ट्री ये देखना चाहता है कि भाई अगर ये एक्सपांड कर रहा है, अगर ये एक्सपांड कर रहा है मतलब ये कुछ रिएक्शन हो रहा है, वहां पे कुछ ऐसा रिएक्शन हो जो नेगेटिव में जा रहा है। हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा, हम लोग ये देख रहे हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। फिजिक्स यही कहता है कि जब भी कोई चीज बढ़ रही है तो उसको पॉजिटिव में लो, है ना। अगर हम कोई भी रेट ऑफ चेंज ऑफ भी लेते हैं, अगर बदलाव बड़ा है तो पॉजिटिव लेते हैं, बदलाव छोटा है तो नेगेटिव लेते हैं। डायरेक्शन की थोड़ी बात आ जाती है। तो बेटा फिजिक्स और केमिस्ट्री में बस थोड़ी सोच का डिफरेंस है, बाकी कॉन्सेप्ट का डिफरेंस नहीं है। क्लियर हुआ यहां तक? पक्का? अच्छा, अब बेटा वर्क डन है ना, कई बार आपको क्या, चलो काम करते हैं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं फिर आगे एक नवा कॉन्सेप्ट देखते हैं।
कॉन्सेप्ट इन द सेंस वर्क डन का एक दूसरा तरीका। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड द वर्क डन इफ प्रेशर इज इक्वल टू 1 atm and volume increases from 50 लीटर टू 60 लीटर। बेटा वर्क डन फाइंड करना है, प्रेशर और वॉल्यूम दे रखा है। चलिए वर्क डन की फॉर्मूला प्रेशर इनटू डेल्टा। अच्छा एक और चीज बेटा, ये फॉर्मूला तब यूज होगी जब प्रेशर कांस्टेंट हो, जब प्रेशर कांस्टेंट हो। अगर प्रेशर बदलेगा तो उस समय की कहानी थोड़ी अलग होगी। क्या अलग होगी अभी हम अगले 2 मिनट में देखेंगे। अच्छा अब बेटा आपको यहाँ पे प्रेशर दे रखा है 1 atm और वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा 60 माइनस 50 10 लीटर। तो ये क्या हो गया 10 एटमॉस्फेरिक लीटर। बेटा अब वर्क डन तो जूल में थी, लेकिन वर्क डन जूल मतलब एसआई यूनिट, इसकी जूल यूनिट कब आ सकती है जब यहाँ पे प्रेशर का एसआई यूनिट हो, पास्कल होता है या बार होता। फिर वॉल्यूम भी हमको मीटर क्यूब में दे रखा होता तो हम इसको जूल में लिख सकते थे। इसका मतलब इसको आप कन्वर्ट करना पड़ेगा, एटीएम को आप कन्वर्ट करो बार में, लीटर को कन्वर्ट करो मीटर क्यूब में। एक काम करो, शॉर्टकट बताता हूँ आपको बेटा, जब भी आपको एटीएम लीटर कहीं पे भी दिखे और उसको जूल में कन्वर्ट करना है तो आप मल्टीप्लाई कर दो 101.3 से। अब जो आंसर आएगा वो हो जाएगा जूल में। तो अब क्या आंसर आएगा 1013 जूल। दिस इज योर फाइनल आंसर। किससे मल्टीप्लाई करेंगे 101.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो एटीएम लीटर को आप जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां तक क्लियर बेटा? अब बच्चा लोग कई बार है ना आपको एग्जाम में प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ भी दे रखा होगा और उसके ऊपर से आपको बताना रहेगा कि वर्क डन कितना है। जैसे मान लीजिए आपको ये कोई ग्राफ दे दिया है, यहां पे वॉल्यूम दिया जाएगा और यहां पे प्रेशर। कोई भी रैंडम ग्राफ हो सकता है ये। सो इस समय के 2 वॉल्यूम और इस समय का 2 प्रेशर, इनिशियल एंड फाइनल। चलो कह देते हैं बेटा ये है 4, ये है 2, ये है 3, ये है 4। प्रेशर आपको दिया जा गया एटीएम में एंड वॉल्यूम आपको दिया गया है लीटर में। अब बेटा यहां से आपको वर्क डन ढूंढने को कहा जाए, सबसे पहले ध्यान से देखो बेटा, यहां पे प्रेशर चेंज हो रहा है। स्टार्टिंग में कुछ और प्रेशर था, हर पॉइंट पे प्रेशर बदलता जा रहा है, हर पॉइंट पे। इसका मतलब अब प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। अब ये फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं लग सकती बेटा। जब आपको मालूम है कि फिजिक्स के अंदर कोई भी चीज जब बदलती जा रही है और उसको पूरे को ऐड करना था, अब हम क्या करेंगे ध्यान से देखना बेटा। मैं काम करता हूं, मैं एक छोटा सा स्ट्रिप ले लेता हूं, ये छोटा सा स्ट्रिप बेटा, इसकी जो भी वॉल्यूम है इतने का जो भी वॉल्यूम चेंज हुआ है मैं बोल देता हूं कि वो डीवी है। बट अगर वॉल्यूम छोटा सा बदला है तो वर्क डन भी छोटा सा होगा। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं dw इज इक्वल टू P dV? यस और नो? और मान लेते हैं कि यहां तक का जो प्रेशर है वो है टोटली P। तो ये फॉर्मूला अब वैलिड हो गया बेटा। इसके अंदर का वर्क डन नहीं बदलेगा, लेकिन यहां का और यहां का वर्क डन कुछ अलग होगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम ऐसी स्ट्रिप बहुत सारी स्ट्रिप बनाएंगे, यहां बना लेंगे, यहां बना लेंगे, यहां बना लेंगे और हर स्ट्रिप को ऐड कर देंगे। तो बेटा उसको ऐड करने का मतलब क्या होता है इंटीग्रेशन। यस और नो? सो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV। बेटा अगर ये कांस्टेंट होता तो ये बाहर आ जाता, यानी कि यही फॉर्मूला बन जाती। अगर ये कांस्टेंट होता
सो P बाहर आ जाता एंड वापस से यहीं पे पहुंच जाते। अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो आप ये वाली फॉर्मूला यूज करेंगे या तो ये वाली फॉर्मूला यूज करेंगे। ऑब्वियसली बेटा यहाँ पे P1 और यहाँ पे P2 हो जाएगा। तो P1 P2 की वैल्यू आपको पता होगी ग्राफ में से, जैसे कि यहाँ पे P1 क्या है 3 और यहाँ पे P2 क्या है 4। क्लियर बेटा, इस फॉर्मूला को बस याद रखना, क्वेश्चन यहां से आ सकता है। अच्छा व्हाट्स नेक्स्ट, अब जरा ध्यान से सुनना, एक और जरूरी चीज, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पे ध्यान से देखिएगा बेटा। ये जो स्ट्रिप बनाई है इसका एरिया जरा फाइंड करो तो, एरिया ऑफ स्मॉल सेक्शन। ये जो मैंने छोटा सा सेक्शन लिया है ना, इसका वॉल्यूम बेटा, सॉरी एरिया, नॉट वॉल्यूम, सॉरी एरिया। बेटा ये रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी है P, सो एरिया इज इक्वल टू P इंटू dV। P इंटू, देखो ये हो गया इसका ब्रेड्थ और ये हो गई इसकी लेंथ, है ना, ये लेंथ है ना, इसको मैंने P लिया हुआ बच्चा। P dV क्या है, P dV क्या है, उस समय का वर्क डन। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं, फ्रॉम ग्राफ वर्क डन इज इक्वल टू एरिया कवर्ड बाय ग्राफ। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? अगर इस समय का मुझे वर्क डन निकालना है तो मैं इस समय का एरिया निकालूंगा। सिमिलरली अगर मुझे पूरे का वर्क डन निकालना है, पूरे का, तो मैं क्या करूंगा, ये पूरा एरिया निकाल लूंगा। अच्छा ये क्या बन रहा है, ये जो डिजाइन बनी है, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। मैं इस डिजाइन को बेटा यहां बना लेता हूं वापस से। ये क्या बन गया, ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड कर लो, याद है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। मैथ्स में पढ़ रखा है आपने। देखो ये हाइट कितनी है, ये लेंथ कितनी है, मेरे ख्याल से 3 है ना। देखो यहां तक हमको 3 दे के रखा है बेटा, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, बाकी एग्जाम में कोई भी वैल्यू हो सकती है। अच्छा इसकी लेंथ कितनी हो गई, 4, देखो 4 दे के रखा है। फिर हाइट बेटा, आपकी बार हाइट ये हो जाएगी। अच्छा ये हाइट कितनी है, ये यहां से यहां, ये 2 है, ये 4 है, तो 4 - 2 2, यानी ये भी 2 हो जाएगा। तो बेटा अब वर्क डन निकालना है तो एरिया निकाल लो। एरिया यानी हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ये 2 2 गया, वर्क डन आ गया 7 जूल। 7 जूल आया नहीं, 7 ATM लीटर आया। बेटा ये लीटर और ये ATM में दिया, तो इसको 101.3 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 × 101.3 जूल। क्लियर? तो अगर आपको प्रेशर और डेल्टा भी वॉल्यूम देके रखा है तो हमने इसके लिए क्वेश्चन देखा, ग्राफ दिया है, और अगर प्रेशर चेंज हो रहा है तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर ग्राफ में से डायरेक्टली ढूंढने को बोला है तो हम क्या करेंगे, उसका एरिया निकाल लेंगे। क्लियर? बस चलो यहां तक नोट डाउन कर लो, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसे एरिया वाला, और आपको कुछ बताऊंगा। एक चीज और हमने इससे पहले देखा था कि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, लेकिन बेटा वर्क डन एक पाथ फंक्शन है। पाथ फंक्शन का मतलब होता है कि वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है। पाथ मतलब आपने कौन सा मेथड, कौन सा रास्ता चूज किया स्टेट को चेंज करने में, वर्क डन उस पर डिपेंड करेगा। इंटरनल एनर्जी क्या था, स्टार्टिंग में कितना है, फाइनल में कितना है, कैसे कन्वर्ट हुआ उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन वर्क डन को फर्क पड़ता है कि कैसे कन्वर्ट हुआ। सो वर्क डन एक पाथ फंक्शन है। अब इससे होगा क्या, तो बेटा नोट डाउन करो, फिर मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूं कि पाथ डिफरेंस और स्टेट डिफरेंस में क्या फर्क हो सकता है। अब बच्चे लोग एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, आपको एक ट्रायंगल देके रखा है ABC,
इस समय का वॉल्यूम 3 दे दिया, इस समय का वॉल्यूम 5 दे दिया। ये प्रेशर एटीएम में, ये वॉल्यूम लीटर। यहाँ का प्रेशर आपको दे दिया है 2 और यहाँ का प्रेशर दे दिया है 4। अब बच्चा आपको कहा जा रहा है फाइंड वर्क डन ऑफ ए बी, ऑफ बी सी, ऑफ ए सी एंड वर्क डन ऑफ ए बी सी ए। यानी कि यहां से वापस यहां पे आने में। एंड बच्चा इसको हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब है कि आपने जहां से शुरू किया वापस घूम फिर के वहीं पे आ जाना। ठीक है, अच्छा व्हाट्स नेक्स्ट। चलिए बेटा, वर्क डन फॉर ए बी, फॉर्मूला हमने क्या देखा था, P डेल्टा बी, या तो फिर ग्राफ के ऊपर से एरिया कवर्ड। हम काम करते हैं डायरेक्टली एरिया कवर्ड की बात करते हैं, ध्यान से सुनो बेटा। ए बी, सिर्फ ए बी की बात करूं, चलो मैं यूं चलता हूं, ठीक है, यूं चल। अगर मैं ए बी की बात करूं, क्या ए बी कोई भी एरिया कवर कर रहा है? एरिया कवर्ड अंडर, उसके नीचे की तरफ कितना एरिया है? क्या ए बी कोई भी एरिया कवर कर रहा है? नहीं, 0। एक और तरीका देखो, एक और मेथड आपको बताता हूं। वर्क डन इज इक्वल टू पी डेल्टा बी। बच्चा ध्यान से देखो, ए से बी पे क्या वॉल्यूम चेंज हो रहा है? बेटा ए पे वॉल्यूम 3, बी पे भी वॉल्यूम 3। क्या वॉल्यूम चेंज हुआ? वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो डेल्टा वी 0 हो जाएगा। डेल्टा वी 0 तो ऑटोमेटिकली वर्क डन भी 0। और एरिया वाला कॉन्सेप्ट देखो तो बेटा, उसके अंडर देखो, ये जो एक लाइन है ना, कोई भी लाइन अपने नीचे कोई एरिया कवर कर सकती है। ये अगर ऐसी होती ना, देखो ये कोई ना कोई एरिया कवर कर रहा है, ये पूरा एरिया कवर कर रहा है ना, समझ आ रहा है? ओके, चलिए अब बात करते हैं बीसी की। तो बेटा बीसी का एरिया कितना हो जाएगा? देखो ये पूरा एरिया है, अगेन ये ट्रेपेजियम बन रहा है ना, ये फिर से ट्रेपेजियम बन रहा है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स बेटा, एक ये है, कितनी है इसकी वैल्यू? 2। फिर ये इसकी वैल्यू कितनी है? यहां से यहां तक टोटल बच्चा लोग, ये 2 का मतलब ये डिस्टेंस 2, ये डिस्टेंस यहां से, ये ओरिजिन है ना, सो ओरिजिन से 4, सो ये कितना हो जाएगा? 4। ये कितना हो जाएगा? सोच के बताना। यहां पे 3 है, यहां पे 5 है, सो ये कितना हो जाएगा? 2। बेटा ये ओरिजिन से ये 3, ओरिजिन से ये 5, सो ये कितना हो जाएगा? 5 माइनस 3, 2। फाइंड कर लो। तो बच्चा लोग, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 2 + 4 6, इंटू हाइट। हाइट कितनी हो जाएगी? 2। ये गया, आंसर आ गया 6। बट पॉजिटिव या नेगेटिव, सोच के बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव? बेटा ध्यान से देखो, B से C, यहां से यहां वॉल्यूम बढ़ रहा है कि घट रहा है? मेरे ख्याल से पहले 3 था, अब 5 है, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। बेटा वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वर्क डन पॉजिटिव। क्लियर? अच्छा, ऑब्वियसली ये 6 ATM लीटर होगा। हाँ, अभी जूल में कन्वर्ट नहीं कर रहा है, आप चाहो तो कर सकते हो अगर आपको आंसर जूल में चाहिए तो। अच्छा AC, 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 बेटा AC देखो, AC ये वाला एरिया कवर कर रहा है, तो मेरे ख्याल से ये तो रेक्टेंगल है। यस और नो? रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है? सोच के बताओ, लेंथ कितनी है? 5 माइनस 3, 2, इंटू ब्रेड्थ। ब्रेड्थ कितना है? देखो ना, ये जितना है ये सब उतना ही, कितना है? 2, 2 2 जा 4। अच्छा अब एक बात बताओ, इसको हम CA कर देते हैं। CA पाथ फंक्शन, AC का वर्क डन और CA का वर्क डन अलग अलग होगा, वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है। आप यहां से यहां आ रहे हो कि यहां से यहां आ रहे हो, अलग अलग रहेगा। अच्छा, सो अब हो क्या रहा बेटा, यहां से यहां होंगे, सो वॉल्यूम कम हो रहा है, पहले 5 था अब 3 हो रहा है, तो वर्क डन आ जाएगा -4 ATM लीटर।
अब बारी आती है ए बी सी ए की। सो कुछ नहीं करना बेटा, सबका वर्क डन ऐड कर दो। देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, वर्क डन ऑफ ए बी प्लस वर्क डन ऑफ बी सी प्लस वर्क डन ऑफ सी ए, यहां से। अब अच्छा लोग एक चीज और ध्यान देना, मैं आपको ग्राफ में से एक छोटी सी चीज बताता हूं। ग्राफ में जब आपको साइक्लिक प्रोसेस आ रही है तब, जब साइक्लिक प्रोसेस आ रही है तब आप पहले ये चेक करो कि आप क्लॉकवाइज जा रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो। देखो हम इस समय क्लॉकवाइज चले थे, हम जब क्लॉकवाइज चले तो अब आंसर देखो क्या आने वाला है। इसका आंसर क्या है 0, इसका आंसर क्या है 6, इसका आंसर क्या है 4। सो आंसर आ रहा है +2 ATM लीटर। यानी जब आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपका आंसर आएगा पॉजिटिव, और आप जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, बट अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते तो दोनों की साइन चेंज हो जाती, ये प्लस हो जाता, ये माइनस हो जाता, और आंसर -2 आता। यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में आंसर आएगा नेगेटिव। पहले हमने वर्क डन के लिए क्या देखा कि वॉल्यूम बढ़ रहा हो तो वर्क डन पॉजिटिव, वॉल्यूम घट रहा हो तो वर्क डन नेगेटिव, है ना, यही हमने देखा था। अब हम ग्राफ के ऊपर से पॉजिटिव नेगेटिव सीखना होगा। देखो ये जरूरी नहीं है याद रखना, आप हर बार चेक कर सकते हो ना कि वॉल्यूम बढ़ रहा है कि घट रहा है, वो तो बहुत सिंपल सी चीज है। क्लियर? वन मोर थिंग बेटा, अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो उसको हम कहते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। देखो फिर से मैं आपको एग्जांपल लेता हूं जो मैंने स्टार्टिंग में कराया था। ये एक बीकर है, ये एक पिस्टन है, और यहां पे हमने गैस भर रखी है। बेटा वर्क डन पॉजिटिव कब होता था, जब ये एक्सपांड कर रहा था। बेटा ये एक्सपांड कर रहा है मतलब गैस फोर्स लगा रहा है, पिस्टन को धक्का मार रहा है, धक्का मार रहा है मतलब वर्क डन कौन कर रहा है, वर्क डन सिस्टम कर रहा है। सो जब सिस्टम वर्क डन करेगा तो हम वर्क डन पॉजिटिव लेंगे, और मेरे ख्याल से केमिस्ट्री में ये उल्टा होता है। केमिस्ट्री में आप वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव लेते हो, सॉरी नेगेटिव लेते हो, पता है कि नहीं? अच्छा, और अगर वर्क डन नेगेटिव है तो उसको हम बोलते हैं वर्क डन टू द सिस्टम या ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर वर्क डन। बेटा जब गैस कंप्रेस हो रही थी, इसका मतलब पिस्टन उसको दबा रहा था, सो पिस्टन उस पर वर्क डन कर रहा है, उस पर हम धक्का लगा रहे हैं, तो गैस कंप्रेस हुई। इसका मतलब जब आप वर्क डन ऑन सिस्टम करेंगे तो वर्क डन नेगेटिव लेंगे, और वर्क डन बाय सिस्टम, जब सिस्टम वर्क डन करेगा उस समय पॉजिटिव लेंगे। बच्चा ये प्लस माइनस की कहानी थर्मोडायनेमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। इंटरनल एनर्जी, हीट और वर्क डन कब पॉजिटिव होते हैं कब नेगेटिव होते हैं, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है बच्चा लोग, यहां तक क्लियर हुए? अच्छा वन मोर थिंग बेटा, अगर मेरे को बोला जाए कि आप इंटरनल एनर्जी फाइंड करो, सपोज अगर बोल दिया होता कि फाइंड इंटरनल एनर्जी, ठीक है, आपको कोई गैस वगैरह दे दिया जाएगा, मैं सिर्फ डील करूंगा, मैं सिर्फ अब बात करता हूं ए बी सी ए के लिए, इंटरनल एनर्जी फॉर ए बी सी ए। बेटा ये क्या हो गया, साइक्लिक प्रोसेस हो गया। साइक्लिक प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी हमेशा 0 रहेगी। बेटा मैंने आपको क्या बोला था, इंटरनल एनर्जी क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, उसको रखते पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम शुरू भी ए से कर रहे हैं, खत्म भी ए पे कर रहे हैं, तो यहां की जो इंटरनल एनर्जी होगी वो दोनों बात सेम रहेगी, सो दोनों सेम है इसलिए 0। सो याद रखना फॉर साइक्लिक प्रोसेस इंटरनल एनर्जी इज 0। मैं लिख लूं यहां पे, फॉर साइक्लिक प्रोसेस change in internal energy is always 0 and work done is not equal to 0। क्यों? बिकॉज इंटरनल एनर्जी जो है बेटा वो स्टेट फंक्शन है, और वर्क डन जो है बेटा वो पाथ फंक्शन। इसको इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड होता है। देखो इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, कंडीशन सेम है,
वर्क डन को पाथ पे डिपेंड, देखो वर्क डन पाथ पे डिपेंड है, समझ आ रहा है। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बड़ा आपके ऑब्जेक्टिव के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी जरूरी हो सकती है। सो प्लीज मेक इट क्लियर। अच्छा बच्चा लोग ये मैं इसको हटा देता हूं, एक मिनट। देखिए हमको ए बी सी ए यानी इसके लिए ग्राफ वर्क डन ढूंढना है। हमको पता है वर्क डन का मतलब क्या होता है, एरिया। बेटा ये ट्राइंगल का एरिया अगर मैं निकाल लूं तो मुझे वर्क डन मिल जाएगा। ये 90 डिग्री है, आपको पता है 90 डिग्री में एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेटा बेस क्या हो जाएगा 2, हाइट कितनी हो जाएगी 4 - 2, 2 अगेन 2। ये गया क्या आंसर है, देखो वापस 2 ही आया और देखो आंसर भी प्लस में आया। समझ आ रहा है। तो आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो साइक्लिक प्रोसेस का, या चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो। क्लियर। चलिए अब बेटा हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। ये सारी कहानी अच्छे से समझने के बाद अब हम फर्स्ट लॉ को पढ़ सकते हैं। बड़ा फर्स्ट लॉ मैंने जानबूझ के अभी तक नहीं करवाया था बिकॉज उसके अंदर जो टर्म्स आ रहे हैं वो हमारे क्लियर नहीं थे। ठीक है, बहुत ही छोटा सा है ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब चलो जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले कहा था कि ये जो फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और जो जीरोथ लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, वो किसी एक इंसान ने नहीं दिया है। मैंने आपको समझाया था ना कि अलग अलग लोगों ने कुछ ना कुछ लॉ दिया है, उन सभी लॉ को मिला के हमने एक बना दिया। अब बेसिकली बेटा फर्स्ट लॉ जो है ना वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक्चुअली फर्स्ट लॉ और कुछ नहीं है बेटा, वो एनर्जी का कंजर्वेशन है। जैसे कि मान लो आपने पढ़ा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे फॉल कर रहा है तो जैसे गिरते जाएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलती जाएगी। फिर आपने बर्नौलीज थ्योरम पढ़ा था कि अगर कोई लिक्विड आगे चल रहा है तो उसका प्रेशर अगर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, एरिया इंटू वॉल्यूम, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ा था ना हमने। तो वहां पे भी क्या हो रहा है बेटा, अल्टीमेटली एनर्जी की बात आ रही है। एरिया कम हो गया तो वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ गई तो एनर्जी बढ़ गई। अब वॉल्यूम कम होने से या प्रेशर कम होने से क्या हो गया, इसको एक एनर्जी कम हो गई इसकी। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। सो ये सारी चीजों को मिला के, अच्छा हमने एक और चीज देखा था, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, कि भाई हीट गिवन इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब। तो वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जितनी एनर्जी दी उतनी एनर्जी ले ली, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इन सबको मिला के हमने फॉर्मूला बना दिया कि भाई Q हीट इज इक्वल टू वर्क डन प्लस इंटरनल एनर्जी। हीट, जहां पे Q का मतलब क्या है बेटा, हीट या तो गिवन या तो टेकन, जो भी हो। W का मतलब क्या है, वर्क डन। हो सकता है बाय द सिस्टम हो सकता है ऑन द सिस्टम हो। ठीक है, वो तो डिपेंड करेगा कि हीट दे रहे हैं कि ले रहे हैं। और ये क्या है बेटा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसको स्टेटमेंट में लिखना हो तो हम देखो स्टेटमेंट आपका दूसरा बताऊंगा मैं, पहले यहां समझो ये कहना क्या चाह रहा है बेटा। ये कहना चाह रहा है कि आप सपोज करो कि आप हीट दे रहे हो, जितनी भी आपने हीट दी वो सारी की सारी हीट या तो वर्क डन में चली गई या तो इंटरनल एनर्जी को बदलने में चली गई। जैसे कि सपोज करो बेटा आप आइसक्रीम, चलो एक रोटी खा रहे हो, अब रोटी खाई, आप रोटी खा के लेट गए, मतलब क्या हुआ, आपने वर्क डन कुछ भी नहीं किया। तो जितनी भी आपने एनर्जी ली सारी की सारी आपके इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में चली गई। अब मान लो कि आप दोपहर में रोटी खा रहे हो और खाना खाने के बाद आप निकल गए बाहर, तो बेटा आपको जो धूप में काम करने की जो शक्ति आई वो कहां से है, रोटी से तो आई। आपने रोटी खाया, उस रोटी से थोड़ी बहुत आपकी अंदर की एनर्जी बढ़ी
और बाकी की एनर्जी आपने वर्क डन करने में लगा दी। जब हम खाते पीते नहीं है तो हम बहुत थक जाते हैं, हम कुछ काम नहीं कर पाते, मतलब आपकी इंटरनल एनर्जी भी कम हो जाती है और आप वर्क डन भी नहीं कर पाते हो। क्यों? बिकॉज आपने खाना नहीं खाया। ठीक है, थोड़ा समझाने का बड़ा खाली तरीका था। सो आप जितनी भी हिट दे रहे हो वो या तो वर्क डन करने में यूज होगी या तो इंटरनल एनर्जी, अंदर की एनर्जी को बदलने में यूज होगी। गेटिंग? अब फर्स्ट लॉ, अगर आपको कभी कोई फर्स्ट लॉ पूछे तो बड़ा फर्स्ट लॉ इस तरीके से दिया जाता है, ये W को आप यहां ले जाओ। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q माइनस W, ये ऐसे दिया जाता है। इसका मतलब क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, देखो स्टेटमेंट लिख के दिखाऊं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द हीट गिवन माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम। ये है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट। बेटा इसको भी जरा ध्यान से समझो। देखो खाली फॉर्मूला को रट लेना काफी नहीं है, ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा था कि जितनी हीट दी है वो दो में बट गई, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपने एनर्जी दी, कुछ एनर्जी यहां चली गई काम करने में और कुछ एनर्जी हमारे इंटरनल एनर्जी में चली गई। ये क्या कहना चाह रहा है कि बेटा आपने जितनी भी एनर्जी ली उसमें से जितना काम कर दिया, बाकी बची हुई एनर्जी आपके अंदर चली गई। सीधी सी बात है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट गिवन। जितनी भी हीट दी, बेटा हीट क्या होता है? फॉर्म ऑफ एनर्जी, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आपने जितनी भी एनर्जी दी उसमें से जो भी आपने काम कर लिया तो बची हुई आपके इंटरनल में चली गई। और यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अल्टीमेटली क्या दिखा रहा है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। समझ आ रहा है बेटा आप लोग को? ओके चलिए बेटा इसके डिपेंडिंग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन O2 is heated from 25 degree Celsius to 125 degree Celsius at constant volume। देखो क्वेश्चन में आ गया कांस्टेंट वॉल्यूम। सो फाइंड, क्या क्या ढूंढना है बेटा? एक तो आपको हीट गिवन, कितनी हीट दी है, दूसरा कितना इंटरनल एनर्जी में बदलाव आया, और तीसरा कितना वर्क डन हुआ। चलिए अब बच्चे लोग सबसे पहले आपको हीट फाइंड करना है। हीट की फॉर्मूला क्या होती है? एन सी डेल्टा टी। बेटा आपको क्वेश्चन में कांस्टेंट वॉल्यूम बोला है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हम क्या यूज करेंगे? CV। यस और नो? अच्छा, सो Q इज इक्वल टू, बेटा आपको बोला है 1 मोल, क्वेश्चन में 1 मोल बोला है तो N की वैल्यू 1। CV के बदले क्या मैं F/2 इंटू R लिख सकता हूं, इंटू डेल्टा टी कितना है बेटा? 100 हो जाएगा। 125 माइनस 25 100, सो 1 इंटू F क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। आपको कौन सी गैस दे रखी है? ऑक्सीजन। बेटा O2 क्या है? डाई एटमिक है, और डाई एटमिक के लिए F कितना होता है बेटा? 5। यस और नो? सो F/2 इंटू R। बेटा R की वैल्यू मैं ले रहा हूं 2 कैलोरी पर मोल केल्विन में, तो 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। जरा ध्यान से देखना, ये 1 मोल था, है ना? N क्या होता है? N नंबर ऑफ मोल्स, 1 मोल इंटू 100 क्या है बेटा? 100 मेरे ख्याल से तो यहाँ पे आपको सेल्सियस देके रखा है, इसको हम केल्विन में फिलहाल तो नहीं कर रहे हैं, इसको रहने देते हैं एज इट इज। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 गया, मोल से मोल गया, क्या बचेगा 500 कैलोरी पर केल्विन, 500 कैलोरी पर केल्विन, यह आ गया आपकी हीट। अब इसको आपको केल्विन हटाना है बेटा, तो इसको आप केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हो +273 करके। सो केल्विन केल्विन निकल जाएगा, अकेला कैलोरी बचेगा। अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही रखता हूं। नेक्स्ट हमको क्या बोला है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बेटा चेंज इन इंटरनल मैंने आपको आज के लेक्चर में शुरुआत में बताया था, फॉर्मूला है NF/2 R डेल्टा T, फिर F/2 R के बदले मैंने आपको लिखवाया था CV, NCV डेल्टा T, NCV डेल्टा T, दोनों सेम हो गए। बेटा यहाँ पे दोनों इसलिए सेम हुआ है बिकॉज ये कांस्टेंट वॉल्यूम है। देखो जरा ध्यान से सुनो, हीट जो है वो डिपेंड करता है कि कौन सी चीज कांस्टेंट है, लेकिन इंटरनल एनर्जी कभी डिपेंड नहीं करती। मैंने आपको कहा था वो स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन नहीं है। मतलब प्रेशर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर कांस्टेंट, कुछ भी कांस्टेंट हो, डेल्टा यू की फॉर्मूला यही रहेगी, इसके अंदर सीवी ही आएगा हमेशा। तो बड़ा इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसकी भी एक क्या आंसर आ जाएगा, कैलोरी पर केल्विन, है ना, यही आ जाएगा। बेटा अब हम यूज करते हैं, देखो हमको वर्क डन फाइंड करना है। हमारे पास फॉर्मूला है Q = W + U, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो यहां से वर्क डन कितना हो जाएगा, Q - U, ये भी 500, ये भी 500, आंसर आ गया 0। गेटिंग? अब आप सोचेंगे यार ये क्या मतलब, बेटा देखो यहाँ पे समझो जरा हुआ क्या, जितने भी एनर्जी दी सारी की सारी एनर्जी इंटरनल एनर्जी को काम करने में चला गया। रात को जब आप सो जाते हो, वर्क डन तो कुछ खास होता नहीं है, अंदर होता है बॉडी के, मुझे ही पता है, फिलहाल उसको अवॉइड करो। इसका मतलब क्या हुआ कि सिस्टम ने कोई भी वर्क डन नहीं किया, सारी की सारी एनर्जी उसके इंटरनल एनर्जी को बदलने में चली गई। बेटा ये पता है प्रैक्टिकली कब होता है, जब आप लिक्विड को गर्म कर रहे हो, वो बॉयल नहीं हो रहा है, बॉयल नहीं हो रहा मतलब वो एक्सपांड नहीं हो रहा, सिर्फ अपना टेम्परेचर बढ़ा रहा है, सिर्फ अपना टेम्परेचर बढ़ा रहा है। बेटा टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसकी अंदर की एनर्जी बढ़ रही है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, वो बॉयल तो हुआ नहीं, कोई वर्क डन तो हुआ ही नहीं उस समय। वर्क डन कब होगा, जब वो बॉयल होगा, लेकिन वो बॉयल नहीं हुआ, सिर्फ अपना टेम्परेचर बढ़ा रहा है। गेटिंग? सो उस समय सारी की सारी हीट इंटरनल एनर्जी के पास जा रही है, कुछ भी वर्क डन नहीं हो रहा। अच्छा अगर आपको लग रहा हो कि गलत है, बेटा एक और तरीका, कांस्टेंट वॉल्यूम बोला है, वर्क डन की एक और फॉर्मूला होती है P डेल्टा V। तो डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम, क्या वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, हाँ, यानी कि वर्क डन 0। ठीक है, चले बच्चा लोग फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, फिर एक इसमें छोटा सा बदलाव करके एक और चीज देखते हैं हम लोग। ओके अब ना इसमें थोड़ा चेंज कर लेते हैं, चलिए कांस्टेंट प्रेशर कर लेते हैं, और चलिए ऑक्सीजन के बदले अब हीलियम ले लेते हैं। तो बेटा हीलियम जो है, हीलियम मोनो एटॉमिक गैस है, यस और नो, और मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 रहेगा। R तो बेटा कांस्टेंट है, वैसा का वैसा ही। सो अब की बार हीट क्या हो जाएगा, NCP कांस्टेंट प्रेशर। मैंने कहा था Q डिपेंड करेगा कंडीशन पे, इनटू डेल्टा T। तो बेटा अब की बार ये हो गया 1 CP। CP कितना होता है, CP याद है, R1 + F/2 है। तो R को 2 ले लो, 1 + F को 3 ले लो, इसको सॉल्व करो, LCM 2 इंटू ये पे 5/2, 2 2 कट, CP कितना आ गया 5, यह आ गया 5 इंटू 100। ओहो अभी भी आंसर आया 500। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इंटरनल एनर्जी NCV डेल्टा T, बेटा यहां पे तो CV ही आएगा, चाहे कंडीशन कोई भी हो, इंटरनल एनर्जी की फॉर्मूला फिक्स होती है। तो ये हो गया N1 CV। CV कितना होगा बेटा, F/2,
F/2 इंटू, पक्का? ओके, F कितना होगा बेटा इसका? 3/2 इंटू 2 कट, क्या बचा? 3 इंटू 100। देखो अब की बार इंटरनल एनर्जी 300 आया। सो वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू Q माइनस U, 500 एनर्जी दी, 300 इंटरनल एनर्जी में चली गई, तो बची कितनी? 200 एनर्जी। ये कैलोरी में, हाँ फिलहाल 200 कैलोरी जितनी एनर्जी वर्क डन में चली गई। क्लियर? सो बच्चा लोग, इसी के साथ ये क्वेश्चन भी यहाँ खत्म होता है और आज का लेक्चर भी मेरा यहीं पे फिनिश करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे डेरिवेशन Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R का, और आगे की कुछ कहानियां और नवी देखेंगे। तब तक पढ़ते रहिए। ओके बाय।